नमस्कार। आज हम यूके वीजा नियमों में जो हाल में बदलाव हुए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा पास जो जानकारी है वो सरकारी स्रोतों से है, gov.uk और होम ऑफिस से। हम कोशिश करेंगे कि 2024 के आखिर से लेकर 2025 के मध्य तक जो मुख्य बदलाव आए हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये बदलाव काफी सारे वीजा टाइप्स को छूते हैं, जैसे वर्क, स्टडी, फैमिली, यहाँ तक के विजिटर और मानवीय सुरक्षा वाले भी। हाँ, तो हम देखेंगे कि पॉलिसीज कैसे बदली हैं, नई शर्तें क्या हैं और कुछ पुराने नियम हटे भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल। और एक बड़ा ट्रेंड तो साफ दिख रहा है डिजिटाइजेशन का, जैसे वो फिजिकल बीआरपी कार्ड्स थे ना। हाँ, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। जी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह ई वीजा मतलब डिजिटल वीजा ले रहे हैं। अच्छा, तो चलिए वर्क वीजा से शुरू करते हैं। जी, स्किल्ड वर्कर वीजा में सबसे जरूरी बदलाव क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है सैलरी की। अप्रैल 2025 से मिनिमम सैलरी की जो सीमा है वो काफी बढ़ा दी गई है, 38,700 पाउंड। अरे बाप रे, 38,700 पाउंड्स। हाँ, या फिर उस नौकरी की जो गोइंग रेट है, मतलब बाजार में उस काम के लिए आमतौर पर क्या सैलरी मिलती है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। और एक न्यूनतम सीमा भी है, किसी भी भूमिका के लिए कम से कम 25,000 पाउंड्स तो होनी ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार शायद अब ज्यादा हाई स्किल्ड नौकरियों पर फोकस कर रही है। जी, उनका कहना तो यही है। लेकिन हाँ, इससे कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे छोटे बिजनेसेस के लिए मुश्किल नहीं होगी? सही। या कुछ खास सेक्टर्स, मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी वगैरह? बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कुछ भूमिकाओं के लिए, खासकर जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में हैं या नेशनल पे स्केल पर हैं, उनके लिए शायद थोड़ी रियायतें हों, पर आम नियम यही है। अच्छा, और हेल्थ और केयर वर्कर्स का क्या? उनके लिए भी कुछ बदला है? हाँ, उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2024 से अब वो अपने डिपेंडेंट्स यानी पार्टनर या बच्चों को साथ नहीं ला सकते। ओह, ये तो काफी बड़ा कदम है। इसका कारण क्या बताया गया? सरकार का कहना है कि ये आप्रवासन की संख्या को कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन इससे हेल्थ केयर सेक्टर में स्टाफ की कमी और बढ़ सकती है ना। वहां तो पहले से ही दबाव है। ये एक वाजिब चिंता है, पर उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनकी एप्लीकेशन फीस कम है और उन्हें वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS नहीं देना पड़ता। अच्छा, ये राहत है। जी। और अप्रैल 2025 से एक और नियम है कि स्पॉन्सर्स को पहले यूके में मौजूद विस्थापित केयर वर्कर्स के रीडिप्लॉयमेंट पूल से भर्ती करने पर विचार करना होगा। दूसरी तरफ जैसे ग्लोबल टैलेंट या इनोवेटिव फाउंडर वीजा हैं, उनमें ज्यादा बड़े नियम नहीं बदले हैं, फीस थोड़ी बड़ी है बस। तो लगता है कि जो बहुत हाई लेवल टैलेंट है उसे अभी भी आकर्षित करने पर जोर है। ठीक है, तो ये हुई वर्क वीजा की बात। अब आते हैं स्टूडेंट्स पर। यूके पढ़ाई के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उनके लिए क्या बदला है? यहाँ भी कुछ सख्ती हुई है। स्टूडेंट्स के लिए भी नियम कड़े हुए हैं। जनवरी 2024 से सिर्फ वो छात्र जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे PhD। अच्छा, सिर्फ PhD वाले? हाँ, और वो भी कुछ शर्तों के साथ वही अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। जो लोग टाउट, मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं वो अब नहीं ला सकते। और फिर वो ग्रेजुएट रूट है जो पढ़ाई के बाद काम करने की इजाजत देता है। हाँ, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। जी, वो अभी तो 2 साल का है और PhD वालों के लिए 3 साल। लेकिन इस पर भी थोड़ी अनिश्चितता है। मई 2025 के एक सरकारी श्वेत पत्र में इसे घटाकर 18 महीने करने का प्रस्ताव था। 18 महीने बैचलर्स और मास्टर्स के लिए? हाँ, लेकिन ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है, लागू नहीं हुआ है। तो देखना होगा कि इसका क्या होता है। समझ गया। अब आते हैं फैमिली वीजा पर। पार्टनर या स्पाउस वीजा में क्या स्थिति है? क्या वहां भी इनकम रिक्वायरमेंट बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है। अप्रैल 2024 में पार्टनर या स्पाउस वीजा के लिए जो मिनिमम इनकम की जरूरत थी उसे बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया गया था। 29,000 पाउंड? जी, और फिलहाल वही लागू है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो इसकी समीक्षा कर सकती है, तो आगे शायद बदलाव हो। अच्छा, और दूसरे फैमिली वीजा जैसे बच्चों या पेरेंट्स के लिए? उनमें इस दौरान कोई खास बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा यात्रा नियमों पर आते हैं। विजिटर्स के लिए क्या नया है? यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ETA का विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। हाँ, ये सुना है। ये क्या है? बिल्कुल, ये एक तरह का डिजिटल परमिट है। अब लगभग सभी देशों के नागरिक जिन्हें पहले यूके आने के लिए वीजा नहीं चाहिए होता था, मतलब वीजा फ्री देशों के नागरिक? हाँ बिल्कुल, आयरिश नागरिकों को छोड़कर, उन्हें अब यूके आने से पहले ये ETA ऑनलाइन लेना होगा। इसकी फीस 16 पाउंड है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं अब? इसमें अब अप्रैल 2025 से EU,
EAA और स्विट्जरलैंड के नागरिक भी शामिल हो गए हैं, अरे EU वाले भी। जी हाँ। और एक और बात, ये नियम अब आयरलैंड के रास्ते यूके आने वालों पर भी लागू होता है। पहले जो छूट थी वो खत्म कर दी गई है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई EU नागरिक फ्रांस से डबलिन जाए और फिर डबलिन से बेलफास्ट, तो उसे भी ETA चाहिए? जी, नियमों के हिसाब से तो अब चाहिए होगा। इसका मकसद बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना बताया गया है, यात्रियों की जानकारी पहले से लेकर। ये जानना बहुत जरूरी है यात्रा करने वालों के लिए। अच्छा, अब थोड़ा शरणार्थी नियमों पर बात करते हैं। पिछली सरकार की वो रवांडा योजना थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो काफी विवादास्पद थी। सेफ्टी ऑफ रवांडा एक्ट 2024, उसे 2025 की शुरुआत में नई सरकार ने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? जी, अब एक नया बिल लाया गया है जनवरी 2025 में। उसका उद्देश्य है शरण के जो आवेदन हैं उनकी प्रक्रिया तेज करना और जो मानव तस्करी करने वाले गैंग्स हैं उन पर सख्ती करना। अच्छा, तो अब फोकस प्रक्रिया तेज करने पर है। हाँ, और इसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी का शरण का दावा खारिज हो जाता है और उसके पास यूके में रहने का कोई और वीजा है, तो वो वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा। ओह, ताकि वो सिस्टम में ना रह पाए। जी, ऐसा लगता है कि यही मंशा है। और ब्रेक्सिट के बाद जो EU सेटलमेंट स्कीम थी यूरोपीय नागरिकों के लिए, उसमें कोई ताज़ा अपडेट? हाँ, उसमें एक सकारात्मक अपडेट है। जनवरी 2025 से जिन लोगों के पास पहले से प्री सेटल्ड स्टेटस था, हाँ, वो अस्थाई वाला स्टेटस। जी, उन्हें अब ऑटोमेटिकली परमानेंट सेटल्ड स्टेटस दिया जा रहा है अगर वो लगातार यूके में रहने की शर्तें पूरी करते हैं। अच्छा, तो उन्हें अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इससे प्रक्रिया काफी आसान हो गई है उनके लिए, और लगातार रहने के जो नियम थे उनमें भी थोड़ी नरमी बरती गई है। ये तो अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। तो अगर हम इन सब बदलावों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने सैलरी थ्रेशोल्ड में बड़ी बढ़ोतरी देखी, डिपेंडेंट्स लाने के नियम कड़े हुए, खासकर छात्रों और केयर वर्कर्स के लिए। बिल्कुल, ETA का दायरा बहुत बढ़ गया है। लगभग सभी वीजा फ्री यात्रियों को कवर कर लिया है, और हर चीज डिजिटल करने पर बहुत जोर है, जैसे ई-वीजा। तो एक तरफ तो हाई स्किल्ड लोगों को शायद आकर्षित करने की कोशिश है, जैसे ग्लोबल टैलेंट वीजा में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। जी हाँ, और दूसरी तरफ कुल संख्या को नियंत्रित करने का प्रयास भी साफ दिखता है, जैसे ग्रेजुएट रूट को कम करने का प्रस्ताव, डिपेंडेंस पर रोक और सैलरी सीमा बढ़ाना। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश लग रही है। बिल्कुल, यूके की आप्रवासन नीति में ये संतुलन साधने की कोशिश है, अर्थव्यवस्था की जरूरतों और आप्रवासन पर नियंत्रण के बीच। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, ये सारे अलग अलग नियम, कुछ दरवाजे खोलते हुए कुछ बंद करते हुए, ये सब मिलकर आने वाले समय में यूके को दुनिया भर के टैलेंट, स्टूडेंट्स और विजिटर्स के लिए कितना खुला या कितना मुश्किल बना देंगे। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है। नीतियां तो बदलती रहती हैं। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।